हमने इसके साथ साथ एक कंप्लीट सिलेबस वीडियो सीरीज़ भी शुरू की हुई है, जिसमें हम सारा का सारा मॉडर्न इंडिया का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। उसको कम्प्लीमेंट करने के लिए ही हमने ये सीरीज को शुरू किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ हमें इनके एमसीक्यूज भी लगाने हैं, ताकि हमारा सिलेबस रिवाइज होता रहे और हम क्वेश्चन से फैमिलियर भी रहे कि किस टाइप से हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन सा सिलेबस का पार्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, लेकिन मैं इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के छात्र इन वीडियोस का बराबर से फायदा ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द ओनली वाइसरॉय ऑफ इंडिया टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस? भारत के वे कौन से एकलौते वाइसरॉय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड लॉरेंस और लॉर्ड नॉर्थबुक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। इनकी जो हत्या हुई थी वह पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है इस समय, वहाँ पे हुई थी 1872 में। ये एल्फिस्टन जेल, जहाँ पे काला पानी की सज़ा दी जाती थी, यहाँ से उन कैदियों को जिनको काला पानी की सज़ा सुनाई जाती थी उनको एल्फिस्टन जेल, जो कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, वहाँ पे भेज दिया जाता था। इस जेल के इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे गए हुए थे और वहाँ पे एक पठान कैदी था जिन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। अब अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर गोट नाइटहुड इन द ईयर? आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के टाइम पे काफ़ी लोग अपने नाम के आगे सर लगाया करते थे, जैसे सर नवीन रविन्द्रनाथ टैगोर, सर छोटू राम। तो ये जो नाइटहुड की उपाधि जिन लोगों को मिल जाती थी, वो एक तरीके से सर की उपाधि के हकदार हो जाते थे। वह अपने नाम से पहले सर लगाते थे। तो इनको जो ये सर की उपाधि मिली थी वो मिली थी 1915 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बाद में जब 1919 में जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, उसको देखते हुए इन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंड द ट्रीटी ऑफ वसाई इन 1802 विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1802 में वसाई की संधि को किसने साइन किया था? अब आपके पास ऑप्शन है बाजीराव 2, बाजीराव 1, सुल्तान बहादुर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बाजीराव 2। इन्होंने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसई की संधि को साइन किया था और यह संधि द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान साइन हुई थी। और 1818 में जो जब तीसरा मराठा एंग्लो युद्ध हुआ था, उस समय एक तरीके से मराठा एम्पायर का पतन हो गया था और इसी तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के साथ ही 1818 में यह तय हो गया था कि भारत के अंदर अब कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कि ब्रिटिश एम्पायर को चुनौती दे सके, और एक तरीके से ब्रिटिश एम्पायर का पूरे भारत में एक छत्र राज हो गया था। तो ये सभी के सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं और इनमें से कुछ भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया? भारत के अंदर सहायक संधि कौन लेकर आए थे? सहायक संधि लेकर आए थे लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह संधि जो इंट्रोड्यूस हुई थी वह एक तरीके से दूसरे जो एम्पायर जो उदय हो रहे थे उनको ब्रिटिश एम्पायर के सबऑर्डिनेट करने के लिए, यानी कि अपने अधीन लाने के लिए लाई गई थी। इस पे सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे हैदराबाद के निजाम ने 1798 में। बाद में 1799 में टीपू सुल्तान को भी विवश किया गया था इस पे हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन टीपू सुल्तान ने मना कर दिया था इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए। और यही कारण था चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध का 1799 में। इसी युद्ध में मैसूर एम्पायर का पतन हो गया था, टीपू सुल्तान हार गया था और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई थी। बाद में 1801 में अवध के नवाब ने भी इस संधि पे हस्ताक्षर कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, कर्जन वाइली जिनका मर्डर किया था मदन लाल ढींगरा ने लंदन में, वो क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, एडवाइजर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, लो मेंबर या फिर गवर्नर ऑफ बंगाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, एडवाइजर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। अब मदन लाल ढींगरा जो थे वो एक मतलब काफ़ी महान क्रांतिकारी थे। उन वे इंडियन होम रूल सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी और इंडिया हाउस जो कि लंदन में था, इन सभी के मेंबर भी रहे थे। और 1 जुलाई 1909 को इन्होंने कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कारण था कि वे जो ब्रिटिश उस समय पे भारतीयों के ऊपर जो एट्रोसिटी कर रहे थे, जो अत्याचार कर रहे थे, उनका बदला लेना। अगला क्वेश्चन है, 1920 का जो स्पेशल कलकत्ता सेशन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कराया था,
उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है सी आर दास, बीसी पॉल यानी कि बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय या मोतीलाल नेहरू। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। और इस क्वेश्चन को आपको दो सेंस में याद रखना है। पहली चीज कि यहाँ पे यह सेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, 1920 में हुआ था, और इसी के दौरान नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन पास कराया गया था। और यह रेजोल्यूशन किसने पास कराया था? वो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया? वह कौन सी यूरोपियन पावर थी जिसने जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू की थी भारत के साथ ट्रेड करने के लिए? आपके पास ऑप्शन है पुर्तगीज, पुर्तगाली, डच। डच जो लोग हैं, हम हॉलैंड के लोगों को बोलते हैं, जिसको नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेंच या फिर डेनिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, डच। इन्होंने ही 1602 में भारत वर्ल्ड की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू की थी एम्स्टरडेम में। एम्स्टरडेम राजधानी है नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड की। और इन्होंने ही, यही सबसे पहले यूरोपियन पावर थे जो भारत के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंसेप्ट लेके आए, ताकि भारतीय भी इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सके और इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन वाज फॉर्म्ड इन इंडिया? किस वर्ष इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1919। 1918 में आई थी मोन्टेग्यू रिपोर्ट। मोन्टेग्यू रिपोर्ट थी भारत में एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए। अब इस रिपोर्ट का जो स्वागत किया था, जिनको हम एक तरीके से मॉडरेट्स यानी कि नरम दल के लोग बोलते हैं, और लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो गर्म दल के लोग थे, उन्होंने इसका अपोज किया था। और इसी अपोज के कारण कुछ लोग कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे, और उन्होंने इस इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की 1919 में। अब जो प्रोमिनेंट मेंबर थे, जो कि एक तरीके से मुख्य सदस्य थे इस पार्टी को मतलब फाउंड करने में, वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, एस श्रीनिवास शास्त्री और एम आर जयकर। तो इनमें से कोई भी चीज आपसे पूछ सकते हैं, ये सभी फैक्ट्स आपको मगअप करने हैं। अगला क्वेश्चन है, पोनार आश्रम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल एक्टिविस्ट? किस समाज सुधारक से पोनार आश्रम जुड़ा हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन है विनोबा भावे, बाबा आमटे, स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर अंबेडकर। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे। जो कुष्ठ रोग के रोगी थे, लेप्रोसी जिसको हम बोलते हैं, उनको इलाज देने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने इस आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, बट द वर्ड सत्याग्रह वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग? चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, लेकिन यह जो शब्द है सत्याग्रह, यह सबसे पहले किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है एंटी रोलेक्ट एजिटेशन, एजिटेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के जब विरोध में एजिटेशन चल रहा था तब, अमृतसर मैसाकर के दौरान, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था 1919 में, या फिर असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, एंटी रोलेक्ट एक्ट। एंटी रोलेक्ट एक्ट जिसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, 21 मार्च 1919 में इसको पास कराया गया था। और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, जिसके दौरान जनरल डायर ने लोगों पे गोलियां चलवाई थी। तो इसी आंदोलन के दौरान यह जो शब्द है सत्याग्रह, यह दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इन गोवा हाउस द मोर्टल रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर? देखिए, जो सेंट फ्रांसिस जेवियर थे, ये उस समय के काफ़ी एक तरीके से महान क्रिश्चियन एक्टिविस्ट थे, और ये भारत भी आए थे। और इनके जो यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी, इनके जो रिमेन्स है वह गोवा में रखे गए हैं, लेकिन किस चर्च में रखे गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेजर एक्सिस पावर? देखिए, दो पावर थी वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, एलाइड पावर्स, और एक तरफ थी एक्सिस पावर। एक्सिस पावर को लीड कर रहा था एक तरीके से जर्मनी, और इसके साथ थे जापान और इटली। और एलाइड पावर में थे यूएसए, यूके, फ्रांस। ये मुख्य पावर थी, और भी कई सारे छोटे मोटे देश इनके साथ थे, लेकिन ये तीनों देश मुख्य पावर थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जर्मनी, जापान, इटली, ये तीनों के तीनों एक्सिस पावर में थे, लेकिन फ्रांस नहीं था। इवन जर्मनी ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया था, और बैटल ऑफ नॉर्मंडी द्वारा यूएसए ने फ्रांस से इनका, जर्मनी का कब्जा हटवाया था।
तो यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे निम्न में से, और इन्होंने द इकोनॉमिस्ट मैगजीन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की भी स्थापना की हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन जो हैं ब्रिटिश इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये एक स्कॉटलैंड के बिजनेसमैन थे और 1860 में इन्होंने ही भारत का पहला बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ। निम्न में से किस ब्रिटिश ऑफिसर ने 1857 की क्रांति को दबाया था लखनऊ के अंदर। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कोलिन कैम्पबेल। देखिए, लखनऊ के अंदर जो 1857 की क्रांति को लीड कर रही थी वो थी बेगम हजरत महल, जो कि वाइफ थी नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध। अवध किस क्षेत्र को बोलते हैं, जो लखनऊ क्षेत्र है इस समय का, उसको हम अवध क्षेत्र बोलते थे उस समय पे। तो सर कोलिन कैम्पबेल ने एक तरीके से इस विद्रोह का सप्रेशन किया था लखनऊ के अंदर, और बाद में बेगम हजरत महल को एक पेंशन ऑफर की थी एक इस आंदोलन से हटने के लिए, लेकिन बाद में बेगम हजरत महल ने यह पेंशन लेने से इनकार कर दिया था और ब्रिटिशर्स से बचने के लिए यह नेपाल मूव कर गई थी और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन रेवाड़ी हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी से 1857 की क्रांति को किसने लीड किया था। ऑप्शन है दीपूजी राणा, सुरेंद्र साई, मूलबगल स्वामी, या फिर राव तुलाराम। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राव तुलाराम। इनका जन्म 1825 में हुआ था तथा मृत्यु 63 में हुई थी, 1863 में, काबुल के अंदर डायसेंट्री नामक बीमारी से। और इन्होंने ईरान और अफगानिस्तान को भी विजिट किया था, उनको अपने साइड मिलाने के लिए, ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए 1857 की क्रांति के बाद। और ये रशिया के जार से भी मिलने गए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। रशिया के शासक को उस समय पे जार के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है आपके लिए, रशिया की जो क्रांति हुई, रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ, वह है किस वर्ष में हुआ। ऑप्शन है 1915, 1916, 1917 और 1918। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड ऑल इंडिया होम रूल लीग इन सितंबर 1916। सितंबर 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग किसने चलाई थी। ऑप्शन है महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और जोसेफ बैप्टिस्टा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दो होम रूल लीग शुरू की गई थी, एक शुरू की थी बाल गंगाधर तिलक ने और एक शुरू की थी एनी बेसेंट ने। जो सितंबर 1916 में शुरू की गई थी वह शुरू की गई थी एनी बेसेंट द्वारा, लेकिन जो अप्रैल 1916 में शुरू की गई थी वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई थी। दोनों का सन 1916 ही है। और बाद में यह दोनों की दोनों होम रूल लीग मर्ज हो गई थी और इन्होंने एक साथ काम किया था और दोनों के जो ऑब्जेक्टिव थे वह भी सेम थे। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1940 एट कलकत्ता। 1940 में कलकत्ता के अंदर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी। सी आर दास, एम एन रॉय, जोसेफ बैप्टिस्टा या फिर एन डी मजूमदार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन बी, एम एन रॉय है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपहेवल्स टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के तुरंत बाद बंगाल के अंदर निम्न में से कौन सा एक विद्रोह उभरता है। तो आपके पास ऑप्शन वन है सन्यासी रेबेलियन, संथल रेबेलियन, इंडिगो डिस्टर्बेंस या फिर पाबना डिस्टर्बेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इंडिगो डिस्टर्बेंस। इंडिगो यानी कि नील। तो इस जो इंडिगो डिस्टर्बेंस के जो लीडर थे वो थे दिगंबर और विष्णु विश्वास। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि यहाँ पे जो किसान है वो केवल या फिर ज़्यादातर अपने लैंड के हिस्से पे इंडिगो उगाए, क्योंकि इंडिगो का निर्यात होता था यूरोप में। वहाँ पे सफ़ेद कपड़ों को धोने में काफ़ी दिक्कत आती थी, जिसमें इंडिगो यानी कि नील काफ़ी कारगर था। अब यहाँ के जो किसान थे वो ज़्यादातर फूड क्रॉप उगाया करते थे, क्योंकि इस क्रॉप को यहाँ की मार्केट में बेचना भी ईजी था और इनमें से कुछ हिस्सा वह अपने खुद के खाने के लिए भी रख लेते थे। लेकिन मजबूरन किसानों को इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी। अब इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वह लोन जो कि ब्रिटिश किसानों को दिया करते थे कि भाई आप ये पैसा ले लो और इंडिगो की खेती करो,
तो उस लोन को बोलते थे दादो। लेकिन यह लोन जो दिया जाता था वह काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता था, जिससे किसानों की दरिद्रता और बढ़ती चली गई। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया एबोलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन टी ट्रेड विद चाइना। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा चाइना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड की मोनोपोली यानी कि एकाधिकार को, व्यापार के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखिए, जो 1813 का एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था, इसके द्वारा इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई थी चाइना के साथ ट्रेड करने की। लेकिन चाय की ट्रेड की मोनोपोली को अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रखा गया था। लेकिन इस 1833 वाले एक्ट द्वारा इस चाय की मोनोपोली को भी खत्म कर दिया गया। तो यानी कि 1833 के एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए वह पूर्णतः खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन है, द रेजिडुअरी पावर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर गिवन टू। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा रेजिडुअरी पावर किसको दी गई थी? अब रेजिडुअरी पावर क्या होती है? जैसे कि आज के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखें तो हमारे यहाँ पे 3 लिस्ट हैं। यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। अब यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास है, जैसे कि डिफेंस या फिर फॉरेन पॉलिसी। और स्टेट लिस्ट में वो चीज़ें आती हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार स्टेट यानी कि राज्यों को दिया गया है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन। और फिर तीसरी आती है कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। इसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को रखा गया है जो कि क्लियर नहीं थे। अब कोई ऐसा टॉपिक अगर निकल के आता है जो कि इन सूचियों में डिफाइन नहीं है, तो उस टॉपिक को हम बोलेंगे रेजिडुअल टॉपिक या फिर रेजिडुअल सब्जेक्ट। अब हमें नहीं पता कि इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, और यह जो शक्ति प्रदान करता है आज के समय पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वह प्रदान करता है पार्लियामेंट को। अगर कोई ऐसा टॉपिक निकल के आता है जिसके जो कि हमारी तीनों सूचियों में डिफाइन नहीं है, तो उसके ऊपर एक तरीके से कानून बनाने का जो अधिकार है वह हमारे पार्लियामेंट के पास है। तो यानी कि आज के समय पे जो रेजिडुअल पावर है वह हमारे पार्लियामेंट के पास है। तो इसी तरीके से पूछा गया है कि 1935 एक्ट में यह पावर किसको दी गई थी? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय को। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा डाइड इन विच प्लेस ऑफ इंडिया। वास्को डिगामा की मृत्यु भारत के किस शहर में हुई? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोच्चि में। कोच्चि में इनकी मृत्यु हुई थी 1524 में मलेरिया से, और बाद में 1539 में इनके जो अवशेष थे वो वापस पुर्तगाल भेज दिए गए थे, क्योंकि एक पुर्तगाली थे और यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1499 में यूरोप से भारत के सी रूट की खोज की थी, जिसको बोलते हैं द केप रूट। ठीक है। और जहाँ पे इनके रिमेन्स रखे गए थे उस समय पे भारत में, आज उस चर्च को बोला जाता है द सेंट फ्रांसिस चर्च। अगला क्वेश्चन है, तीन कठिया सिस्टम इज एसोसिएटेड विद। तीन कठिया सिस्टम निम्न में से किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह या फिर मोफला विद्रोह। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह। देखिए, अंग्रेज जो थे वो 3/20 यानी कि अगर किसी किसान के पास 20 हेक्टर जमीन है तो वह 3 हेक्टर जमीन पर केवल नील की खेती करेगा। इस तरीके का एक कानून लेके आए थे जिसको हम तीन कटिया सिस्टम बोलते थे। और गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति बने, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह एक तरीके से ऑर्गेनाइज कराया था और तीन कटिया सिस्टम को एबोलिश कराया था। अगला क्वेश्चन है, वाया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बर्मा गोट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसी एक्ट के द्वारा सिंध प्रांत जो है, जो कि आज के समय पाकिस्तान के अंदर है, उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। और इसी एक्ट के द्वारा बिहार और उड़ीसा को भी अलग अलग प्रोविंस बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, डच
फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। डच पीपल जो थे उन्होंने भारत के अंदर अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मसूलीपट्टनम। और यह जो फैक्ट्री लगाई गई थी वह लगाई गई थी 1605 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाउ वाज मीर कासिम रिलेटेड टू मीर जाफर? मीर कासिम मीर जाफर से किस प्रकार संबंधित था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सन इन लॉ। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। अब 1757 में हुई थी बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध, जिसमें ब्रिटिशर्स ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। मीर जाफर उस समय पे सिराजुद्दौला का जनरल था, लेकिन इसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और ब्रिटिशर्स के साथ जाके मिल गया था। तो एक तरीके से सिराजुद्दौला की हार तय थी। बाद में मीर जाफर की भी नहीं बनी ब्रिटिशर्स के साथ, और इसको भी ब्रिटिशर्स द्वारा गद्दी से हटा दिया गया और मीर कासिम को इसकी जगह पे बैठाया गया था। मीर कासिम की भी ज़्यादा समय तक अंग्रेजों के साथ नहीं बनी और आगे जाके 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स एक तरीके से बंगाल की नवाबशिप को ख़त्म ही कर देते हैं और आखिरी में इसको मीर कासिम और इसके साथ जो कि उस समय अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, उसको भी हरा दिया जाता है। तो ये था एंड इस वीडियो लेक्चर का। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ पीछे जो हमने लेक्चर्स की पीडीएफ अपलोड की हुई है वो भी मिल जाएंगी, और आने वाली सभी पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल होंगी। अगर आप इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट मिले। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।